वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में इंतहाई अहम टॉपिक पर गुफ्तगू होने वाली है और वो टॉपिक ये है कि टैक्स रिटर्न फाइल करना कितना ज़रूरी है, किन लोगों के लिए ज़रूरी है। 30 सितंबर है जी लास्ट डेट, और कुछ लोग एंड तक वेट कर रहे होते हैं कि डेट तो आगे एक्सटेंड हो ही जानी है हमेशा, क्योंकि ऐसा होता है। अब टैक्स रिटर्न फाइल करना बेसिकली है क्या, ये ज़रूरी क्यों है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है। बट बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी इतने इतने बड़े अमीर लोग हैं वो तो रिटर्न फाइल ही नहीं करते हैं, इतनी जायदादें हैं, इतनी गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है, वो तो फाइल ही नहीं करते, तो हम क्यों करें। अब सैलरी पर्सन जो है, अब जैसे हम लोग हैं, हमारी तनख्वाह आती है, उसमें से टैक्स कट जाता है। अगर हम रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं तो हम अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं, इन द लॉन्ग रन आपको इसके जाके क्या फ़ायदे होंगे, ये भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ टैक्स बार की जानिब से जो नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं FBR की जानिब से, थोड़ा सा हम उनको भी जो है वो अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। राना मुनीर हुसैन साहब ने ज्वाइन किया है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के पैट्रन इन चीफ हैं और इसके साथ पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के साबिक सदर भी हैं, लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बता दें, ये रिटर्न फाइल करना टर्म यूज़ की जाती है, ये है क्या। रिटर्न इनकम टैक्स की रिटर्न है और एक सेल टैक्स की रिटर्न है। सेल टैक्स की रिटर्न वो लोग सिर्फ फाइल करते हैं जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है। इनकम टैक्स की रिटर्न वो लोग फाइल करते हैं जिनकी इनकम 6 लाख रुपए से ज़्यादा होती है साल की। और चूँकि साल की रिटर्न होती है, इसको हम उर्दू में इसको गोशवारा आमदन भी कहते हैं। और ये फाइल करना होती है, और इसके लिए जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पार्टनरशिप कंसर्न्स हैं, जो कंपनीज हैं, उन्होंने हर साल में एक मरतबा रिटर्न फाइल करनी होती है। ठीक है। और ये जो रिटर्न है, जिस तरह आपने अभी बताया कि 30 सितंबर जो है वो लास्ट डेट होती है, जिनकी क्लोजिंग 30 जून को हुई है और जिनका स्टेटस जो है इंडिविजुअल या AOP का है। ठीक है। कंपनीज जो हैं वो जिनका क्लोजिंग 30 जून की है, उनको मार्जिन ज़्यादा दिया गया है, वो 31 दिसंबर तक फाइल करना होता है। ठीक है। तो ये तो रिटर्न फाइल करनी है, और इस रिटर्न में आपने दिखाना क्या है। इस रिटर्न में आपने दिखाना है कि पूरे साल में आपको क्या इनकम हुई। और इनकम जो है, जैसे आपने कहा, आप तो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, आपके लिए तो सर इंतहाई माजरत, एक हमारे आम जो रवैये है ना, आपने कहा आपने दिखाना है ये कि पूरे साल में क्या इनकम, हम तो छुपा के रखते हैं, हमने तो अपनी चीज़ें किसी को बतानी नहीं होती हैं। तो ये तो सब चीज़ें सबको पता चल जाएंगी कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास कितना सोना है। ये पुरानी बात हो गई। अच्छा। अब डिजिटलाइजेशन का दौर है। FBR के पास ऑलमोस्ट आपकी जितना भी डाटा मौजूद है। अच्छा। हाँ, वो छुपाने वाली बातें अब पुरानी हो गई। अच्छा। आपने कोई गाड़ी खरीदी है, FBR के पास मौजूद है। आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, FBR के मौजूद है। आपने कोई प्रॉपर्टी बाई की है, FBR के पास मौजूद है। आपने कोई फॉरेन ट्रेवल किया है, अच्छा, वो FBR के पास मौजूद है। तो वो छुपाने वाली बात नहीं है। अच्छा। आंखें बंद करना और बात है, छुपाना और बात है। आंखें बंद करेंगे आप रिटर्न फाइल ना करें, तो अगर रिटर्न नहीं फाइल करते और रिटर्न फाइल करते हैं तो इसमें फ़र्क क्या है, ये इम्पोर्टेंट। सबसे पहले में जो आपका सवाल था कि रिटर्न क्यों फाइल करनी चाहिए, तो रिटर्न जो है, नंबर 1 तो हम पाकिस्तान के शहरी हैं। हम पाकिस्तान हमें बहुत कुछ दे रहा है, तो हमने भी तो कुछ पाकिस्तान को देना है। नो डाउट। तो इसलिए जब रिटर्न फाइल करेंगे उस पर आप टैक्स पे करेंगे। उस टैक्स से जो गवर्नमेंट के मामला हैं सारे चलते हैं, उसकी फ़ौज की सैलरीज हैं, उसकी मेंटेनेंस हैं, इतने ज़्यादा अखराज आते हैं, वो कहाँ से हैं, वो टैक्स से ही आते हैं। तो इसलिए ये टैक्स की रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, जैसे अभी आपने कहा, तो उसके आप क्या है, आप नॉन फाइलर हो जाते हैं। नॉन फाइलर। और अगर अब 3 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी ये है कि जिसने रिटर्न फाइल कर दी, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम फाइल की, वो तो फाइलर हो गया, वो एक्टिव टेस्ट पेयर कहलाएगा। और जिसने लेट फाइल की, उसके नाम से वो लेट फाइलर हो जाएगा। और वो हमेशा लगा रहेगा? नहीं, हाँ, वो जब तक अगले साल नहीं आएगा। ठीक है। मसलन आप 30 सितंबर लास्ट डेट है, तो 30 सितंबर अगर एक्सटेंड नहीं होती, तो वो अगर 30 सितंबर को कोई शख्स रिटर्न फाइल नहीं करता, तो यकम को के बाद अगर वो फाइल करेगा तो वो लेट फाइलर है। उसका भी नुकसान है। उसका भी नुकसान है। अच्छा। उसका भी नुकसान है। और अगर बिल्कुल नहीं फाइल करेगा तो फिर नॉन फाइलर हो जाएगा। ये 3 कैटेगरीज है। अब जो है, जो फाइलर है, उसका जो रेट है टैक्स का, जो उसने बाद में कोई चीज़ खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या कुछ खरीदनी है, वो डबल है। और जो अगर नॉन फाइलर है उसका 4 टाइम्स है।
अच्छा, तो इसलिए इसका फ़ायदा क्या है कि आप अगर कोई एक्टिविटी करेंगे बाद में, तो अगर आप फाइलर हैं तो आपको जो रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स है वो ऑलमोस्ट हाफ है, लेट फाइलर में डबल और तरह, उससे उसका फ़ायदा ये है एक बात। दूसरी बात जो है, ये आपको जब आप रिटर्न फाइल करते हैं, आप अपना उसके ऊपर टैक्स पे कर देते हैं, आपको एक सेटिस्फेक्शन होती है अगर आप एक अच्छे शहरी हैं कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है टूवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। तो ये एक बहुत बड़ा जो है, मैं समझता हूँ एजाज़ होना है टैक्स फाइलर का, ये बहुत बड़ी बात है। सही सर, अब जैसे हमारे कैमरामैन है, लेट्स सपोज इनकी 30,000 रुपया तनख्वाह है, लेट्स सपोज मैं 5 लाख रुपया तनख्वाह ले रही हूँ, तो हम दोनों को 30,000 वाले 20,000 वाले सभी को अपनी रिटर्न्स फाइल करनी? नहीं, ऐसा नहीं है। जिसकी सैलरी, सालाना सैलरी 6 लाख रुपए से एक्सीड करती है, उनके लिए जरूरी है। और जो 30,000 वाली उनके लिए तो नहीं है, लेकिन आपके माशाल्लाह 5 लाख है तो आपके लिए तो बहुत जरूरी है कि आप रिटर्न फाइल करें। नहीं, सिर्फ रिटर्न नहीं फाइल करनी, बल्कि आपने उसके साथ अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करनी। अच्छा, वेल्थ स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि एक तो ये है कि पहले वो पिछले साल की वेल्थ स्टेटमेंट आपकी बताती है कि आपके पास टोटल कितने एसेट्स हैं। अब इस साल में आपने उन एसेट्स में क्या इजाफा किया। अच्छा, वो वेल्थ स्टेटमेंट यानी सैलरी के साथ आपके पास जो जो चीजें हैं, गाड़ी है, घर है, आपने जमीन खरीदी, ये सब है, हर चीज, इवन बैंक में पैसे पड़े हुए हैं, आपकी जेब में जो कैश है। सर, लोगों को डर लगता है कि उनकी पकड़ ना हो जाए, तो ये नहीं, ये अगर तो वो उसने ठीक बता दिया तो फिर किस चीज की पकड़ तो वहाँ होती है जहाँ उसने कोई गलत काम किया हुआ हो, जहाँ कोई कंसीडमेंट की हुई हो, वहाँ पकड़ होगी। तो वो जिसने फाइल कर दी और अपनी सही रिटर्न फाइल कर दी तो वो तो सुकून में है, ठीक हो गया। तो उसमें बता रहा था कि वेल्थ स्टेटमेंट में एक उसके नीचे एक वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है जो सबसे ज़्यादा अहम है कि अगर आपकी कोई वेल्थ इंक्रीज हो गई है तो आपने बताना है कि ये जो इंक्रीज है इसके सोर्सेज क्या हैं। अच्छा, और अगर डिक्रीज हो गई है तो वो भी बताना है कि डिक्रीज क्यों हो गई है। डिक्रीज इस तरह हो गई कि आपकी इनकम कम थी, एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हो गए, आपने किसी को अपनी वेल्थ में से किसी को गिफ्ट कर दिया, आपकी कम हो गई, तो ये डिक्रीज भी बतानी है। अगर इंक्रीज हुई है तो आपने बताना है कि ये जो इंक्रीज हुई है इसकी रकम कहाँ से आई है। अच्छा, अब ये जो आप बिल्कुल बारीक बीनी वाली चीज़ें बता रहे हैं, इसके लिए तो किसी एक्सपर्ट का साथ होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको वक्तन फवक्तन बताता रहे कि भाई अब आपने ये किया तो ये होना ज़रूरी है। तो मुझे ज़रूर किसी की सीनियर की हेल्प लेनी है, किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी है इसके लिए? नहीं, अगर तो आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है। आपने कोई बहुत बड़ी जायदादें वगैरह नहीं खरीदी हुई तो आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर कोई आपकी कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो उसके लिए एक्सपर्ट की ओपिनियन का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज कि मैं रिटर्न फाइल नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ किसी को कौन सा पता चल रहा है, मैंने गाड़ी ले ली है, मैंने जेवर खरीद लिया है, मेरे बैंक पे कितने पैसे पड़े हैं, FBR को क्या पता, ये किसी को पता नहीं है, इसका नुकसान मुझे कब कैसे हो सकता है? अब इसका आपको ये है कि आपको एक नोटिस आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा FBR की तरफ से कि आपने नंबर 1 तो आपने रिटर्न नहीं फाइल की, रिटर्न नॉन फाइल करने का जुर्माना 1000 पर डे है, वो आपने पे करना है। अच्छा, फिर आपके बारे में जायज़ के आपने रिटर्न फाइल की हो, आपने खुद डिक्लेयर किया हो, अब FBR आपसे पूछेगा, अच्छा, कि नोटिस देगा कि जी आपने एक रिटर्न नहीं फाइल की, आपने ये एसेट्स बाय किए हैं, आपके बैंक में इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं। सर, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, उनको तो आज तक नोटिस नहीं आया, उन्होंने कभी रिटर्न नहीं फाइल किया। वो ऐसा है, वो क्यों है? वो ऐसा है कि वो उन लोगों ने कभी अपने आप को टैक्स में रजिस्टर ही नहीं करवाया। ठीक है, तो जब रजिस्टर नहीं करवाया वो कहते हैं कि जी हम म्यूज़िक फेस करने के लिए तैयार है। वो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि उनके अंदर एक खौफ है। ये जो खौफ है ये FBR का खौफ है। अब FBR और टैक्स पेयर जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे एक दूसरे के दुश्मन है। सही। FBR कहता है कि ये जो टैक्स गुजार है ये चोर है, और वो जो टैक्स पेयर है वो खौफजदा है कि ये जालिम लोग हैं FBR वाले। तो ये एक लड़ाई जो है जब से इनकम टैक्स का कानून बना है उस वक्त से है। सही। अब इसको अगर मिनिमाइज किया जाए इसी तरीके से कि उनका खौफ ख़त्म किया जाए और इनको ये साबित करें कि हम जालिम नहीं हैं, तो इसमें टैक्स का रेवेन्यू बढ़ सकता है। और उसके लिए कैसा करना चाहिए, ये मैं हमेशा ही तजवीज़ देता हूँ। उसके लिए ये है कि आप लोगों को एजुकेट करें। बिल्कुल, ये वक्त ये है। लोग जो हैं वो खौफज़दा इसलिए है कि उनको इल्म नहीं है कि इनकम टैक्स क्या है। और
कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं कि अगर हम एक दफ़ा टैक्स नेट में आ गए तो फिर ये हमें नींबू की तरह निचोड़ते जाएंगे नए लोगों को तलाश करने की बजाय, इसलिए लोग इस खौफ की वजह से। बिल्कुल, तो इसमें ज़रूरी अमल जो है वो ये है कि अवेयरनेस जो है वो वक्त की अहम ज़रूरत है, अदरवाइज़। अच्छा, अब ये बड़े टैक्स चोर जो हैं इनके साथ क्या होता है, ये मैंने पूछना, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। राना मुनीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम बात कर रहे थे कि बड़े टैक्स चोरों को, जो कहते हैं इतनी तो बड़ी मिलियनर्स हैं, नहीं टैक्स पे करते हैं। और यस, एक दफ़ा तो मैं ये भी अक्सर सुन चुकी हूँ कि खुद बताया जाता है कि आपने टैक्स चोरी कैसे करनी है, तो वो तो बड़े सुकून से होते हैं, उनको तो पूरा एक ट्रैक बता दिया जाता है कि आप सेफ़ हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ मेरा ख्याल है लोगों के दिलों में या दिमाग में गलत बात है कि जो बड़े लोग हैं वो टैक्स नहीं देते। जो फैक्ट्री वाला है वो तो टैक्स नेट से बाहर रह ही नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि उसने जब मीटर लेना है, कनेक्शन लेना है बिजली का, उसने अपना नेशनल टैक्स नंबर देना है। सही। उसने सुई गैस का कनेक्शन लेना है, उसने नंबर देना है। फिर उसने जो सेल करनी है उसके ऊपर सेल टैक्स देना है, जो उसने परचेज करनी है उसके ऊपर टैक्स देना है। ये है कि वो टैक्स कम देता है, लेकिन बड़े मिल ओनर्स टैक्स नेट से बाहर हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ये सारा चूँकि हर चीज़ मौजूद है एफडीआर के पास, तो वो अगर उसके लिए ये है, ये तरीकाकार है कि उसको किस तरीके से आप अपनी फिगर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक अवॉइडेंस ऑफ टैक्स है, एक इवेजन ऑफ टैक्स है। ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ टैक्स जो है, टैक्स को आप अवॉइड कर सकते हैं थ्रू प्लानिंग, ये अंडर द लॉ आपको अलाउड है। ठीक है। लेकिन आप टैक्स इवेजन नहीं कर सकते। इवेजन जो है वो कानूनी जुर्म है और उसमें आपको पेनल्टी भी लग सकती है, उसको सज़ा भी हो सकती है। अच्छा। हाँ जी, और आपकी फैक्ट्री सील भी हो सकती है। ये चीज़ें तो लॉ में लिखी हुई हैं। ये अलग बात है कि उसको इम्प्लीमेंट होती है, कैसे होती है, कब होती है, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें। सर, मुझे ये लगता है कि मैंने कपड़े खरीदे हैं तो उस पर भी मैं टैक्स पे कर रही हूँ, इवन ग्रॉसरी करने गए हैं उस पर भी चीज़ों पे मैं टैक्स पे कर रही हूँ। तो अब मुझे क्यों फाइलर होने की ज़रूरत है? मैं तो अच्छा खासा टैक्स अपनी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात की चीज़ें खरीद रही हूँ सब पे टैक्स दे रही हूँ। नहीं, वो टैक्स भी दो तरह के है ना, मैंने इससे पहले बताया था कि आप कपड़े खरीदे हैं, कपड़े के ऊपर सेल टैक्स लगा हुआ है। आपने और कोई कमोडिटी ली है उसके ऊपर सेल टैक्स है। ठीक है। इनकम टैक्स और सेल टैक्स दोनों में डिफरेंस। इनकम टैक्स जो है आपकी सैलरी पे टैक्स जो डिडक्ट हुआ हुआ है, ठीक है, सेक्शन 149 के तहत, वो आपका टैक्स है। आपने मोबाइल का बिल दिया है उसके ऊपर आपका टैक्स विद होल्ड हुआ है। तो ये जो टैक्स विद होल्ड हुए हुए हैं, ये आपका एक अकाउंट एफडीआर के पास बना हुआ है, उस अकाउंट में वो जमा है। अब आपने रिटर्न फाइल करनी है, अगर आपने वो टैक्स ज़्यादा पे किया हुआ है तो वो आपको टैक्स रिफंड हो जाएगा। अच्छा। अगर आपने कम पे किया हुआ है तो रिटर्न के साथ आपने और पे करना है। तो ये पूरी कैलकुलेशंस के बाद जो है, पूरी कैलकुलेशंस का नाम जो है वो एक रिटर्न है। ठीक हो गया। वाइट मनी, ब्लैक मनी क्या होता है? वाइट मनी वो होती है जिसको आप डिक्लेयर कर देते हैं और उसमें आप उसके ज़ाहिर प्रॉपर टैक्सेशन, उसके ऊपर आपने टैक्स पे किया हुआ है, या कोई आपको गिफ्ट मिला हुआ है, या आपको कोई इनहेरिटेंस में मिला हुआ है, या आपकी फॉरेन रेमिटेंसीज है, ये आपकी सारी की सारी जो आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर दी, जो आपने शो कर दी, वो वाइट है। उससे मुझे कोई जो आप अनडिक्लेयर्ड है, आप अपना अभी बता रही, एक बैंक अकाउंट है उसको आप डिक्लेयर नहीं करते, तो ब्लैक मनी है। वो आपके पास ज्वेलरी पड़ी है जिसको डिक्लेयर नहीं किया, कभी भी पकड़ हो सकती है, वो किसी वक्त भी पकड़ हो सकती है। सही। ये करना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है कि एक तो मेंटल सेटिस्फेक्शन है और एक जो दूसरा है कि आपने कभी आपको नोटिस नहीं आएगा। ठीक है। तो आप सुकून में रहेंगे। सर, वो होता ही है ना, किसी को क्या पता मेरे घर में कितना मेरे पास जेवर पड़ा है, ये तो कभी किसी को पता ही नहीं चल सकेगा। एक आम तासुर ही होता है ना। अच्छा, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है मेंशन करना। अब वो एक मैंने पहले बताया कि पुरानी बातें हो गई। अब आपके पास, अब आप ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं, हर ज्वेलरी शॉप के ऊपर जो है वो आप देखें तो एक POS मशीन लगी हुई है जी। आप जब उससे ख़रीदारी करते हैं, वो आपसे अगर आपका नाम पूछ लें तो आप FBR के रिकॉर्ड में आपके पास चला गया कि आपने ये ज्वेलरी पर बाय की है, तो आप उसको घर में रखें, लॉकर में रखें, कहीं भी रखें, FBR को उससे कोई गर्ज नहीं है। FBR को तो इस गर्ज से आपने जो खरीदी और इसके सोर्सेज क्या थे, रकम पैसे कहाँ से आए। ठीक हो गई, यानी अब बचना मुश्किल है। ओवरसीज के लिए भी जरूरी है रिटर्न्स फाइल करना? ओवरसीज के लिए? ओवरसीज के लिए अगर उनकी कोई पाकिस्तानी इनकम है, ठीक है, अच्छा, वो उन्होंने रिटर्न पाकिस्तान में फाइल करनी है एज ए नॉन रेजिडेंट। ठीक है। ओवरसीज का कॉन्सेप्ट जो पाकिस्तान के लॉ में है
वो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का है। अगर आप 183 डेज पाकिस्तान पे रहे हैं तो आप रेजिडेंट हैं, ठीक है। अगर नहीं रहे तो आप नॉन रेजिडेंट हैं, ठीक है। तो नॉन रेजिडेंट की जो है, जिसको आप ओवरसीज कह रही हैं, अगर पाकिस्तान में कोई टैक्सेबल इनकम है तो उसके रिटर्न फाइल करनी है, अगर नहीं है तो फिर उसके लिए ज़रूरत नहीं। ठीक हो गया। सर कितना ज़रूरी है कि आप किसी एक्सपर्ट से, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताया जा रहा होता है कि आप अपनी रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं, बहुत आसान है? नहीं, बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन जैसे आप सैलरी क्लास है उनके लिए क्या है, उन्होंने एक सैलरी लिखनी है और उनके लिए सिंप्लीफाइड रिटर्न उन्होंने दे दी है। सैलरी के अमाउंट लिखें और उस पर टैक्स कितना डिडक्ट हुआ वो लिखे, अपनी रिटर्न फाइल कर दें, तो सिंपल है। अच्छा। लेकिन इस दौरान अगर आपने कोई एसेट बाय किया है, कोई एसेट सेल किया है, तो फिर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, क्योंकि आपने फिर उसके सोर्सेज बताने हैं, और सोर्सेज किस तरीके से आपने बताना है, क्योंकि हर रिटर्न जो है वो एक मुश्किल डॉक्यूमेंट है और उसमें आपने हर चीज़ को रिकनसाइल करना है और प्रॉपर किसको अमाउंट को किस जगह प्लेस करना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वकील अच्छा ना हो, आपकी प्रॉपर रिटर्न अच्छे तरीके से फाइल ना कर रहा हो, तो फिर आपके लिए बहुत नुकसान हो सकता है। इस तरह ही है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाने की बजाय किसी अताई के पास चले जाएं। अच्छा। तो उससे जो आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है, इसी तरह बिल्कुल ये भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए यानी आप सुकून से बैठे होंगे कि जी हम तो प्रॉपर रिटर्न फाइल करा रहे हैं, पीछे से काम खराब हो रहा है वो तो मैं जाके नहीं देखती ना, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सर मुझे ये बता दीजिएगा, हमने फ़ायदे भी डिस्कस कर लिए, नॉन फाइलर के साथ क्या होगा हमने वो भी डिस्कस कर लिया, FBR क्या करता है, वहाँ पे अंदर बैठे लोग जो हैं वो अपना काम ठीक से करते हैं? हमने तो सुना बड़ी करप्शन होती है। हाँ, FBR में जो वैसे इतनी करप्शन नहीं है, करप्शन तो पूरे पाकिस्तान में ही है। FBR का कुछ नाम ज़्यादा बदनाम है। FBR में करप्शन की दो वजूहत हैं। एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि डिस्क्रिशनरी पास। अच्छा। डिस्क्रिशनरी पास जो मेरे ख्याल में जो लॉ में, इनकम टैक्स लॉ में 57 ऐसी जगह हैं जहाँ कमिश्नर को कहा गया है कि टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कमिश्नर, इफ कमिश्नर इज सेटिस्फाइड, वो ये डिस्क्रिशनरी पावर्स है, इसको मिसयूज़ किया जा सकता है। तो जहाँ डिस्क्रिशनरी पावर्स मिसयूज़ होती हैं वहाँ जाहिर है कि करप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा मैं समझता हूँ जो मेन बात है वो है रिफंड्स। जहाँ रिफंड का मामला कि जैसे मैंने आपने एक्सेस टैक्स पे कर दिया, अब ये जो है गवर्नमेंट ने क्या किया है कि अगर आप प्रॉपर्टी कोई सेल करते हैं, वो प्रॉपर्टी आपकी इनहेरिटेड हो सकती है, वो आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट में भी हो सकती है, तो वो प्रॉपर्टी अगर सेल करते हैं तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया और उसका रेट खरीदार के रेट से डबल कर दिया। ठीक है। अब अगर आप एक प्रॉपर्टी सेल करते हैं और उसके ऊपर 20 लाख रुपए आपका एट द टाइम ऑफ सेल आपने टैक्स पे कर दिया, अब आपकी इनकम कोई नहीं है या मामूली सी इनकम है, अब वो 20 लाख आपको रिफंडेबल है। अब वो 20 लाख रुपया आपने FBR से वापस लेना है। ठीक है। और उसके लिए आपको 20 लाख वापस लेने के लिए जो मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पर कम से कम 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे। अच्छा। कम से कम। और फिर जो 100 चक्कर लगाएंगे, फिर जब तक आप इसमें कुछ अंडर हैंड नहीं देंगे आपको ये 20 लाख रुपया वापस नहीं मिलेगा। तो ये एक करप्शन का एक जरिया है। तो इसमें रेट बढ़ाए जाते हैं इस वजह से कि लोगों के रिफंड बने। जब लोगों के रिफंड बने तो वो दफ्तरों के चक्कर लगाएं और इस तरीके से अगर ये रेट्स रिड्यूस कर दिए जाएं, एक तो इससे खौफ कम हो जाए लोगों के पास सेविंग्स भी बेहतर हो जाएगी, लोग बिजनेस ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे, अगले साल में उससे ज़्यादा टैक्स पे करेंगे। तो ये दो चीज़ें खत्म हो जाए तो मैं समझता हूँ कि FBR में एक डिस्क्रिशनरी पावर्स और एक रिफंड वाली, तो ये मिनिमाइज हो जाएगी जो बिल्कुल। क्योंकि अब हमें वाइंड अप की तरफ जाना है, तो मैं कुछ चीदा प्रोमिनेंट जिसे कहते हैं ना पॉइंट्स के फाइलर को क्या फ़ायदे हैं, नॉन फाइलर को क्या नुकसान आता है, वो पॉइंट आउट कर दें। और ये जो एंड पे जाके फाइल करने वाला तासुर है, फिर इस पर एक कॉमेंट आपका चाहिए। ठीक है। फाइलर के तो मैंने आपको बताया पहले कि फाइलर के फ़ायदा ये है कि आपके जो टैक्स के रेट्स हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है। फिर आप जो भी कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं और आपको मालूम है कि मेरे पास इतनी वाइट इनकम है, मैं इसमें से ख़रीदूँगा और वो मेरे पास सोर्सेज हैं, मुझे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है। अगर आप नॉन फाइलर हुए हैं या लेट फाइलर है, लेट फाइलर में टैक्स का रेट डबल हो जाएगा और लेट फाइलर को नोटिस आएंगे। अच्छा। उसको फ़ाइन होगा और फाइन के बाद जो है उनको नोटिस ये भी आएगा कि आपने रिटर्न तो फाइल नहीं की, लेकिन आपने ये जो एसेट्स बाय किए हैं या आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है तो वो उसके सोर्सेज बताएं, तो परेशानी में होगा। ठीक हो गया। अब जो इंतजार करें कि अच्छा 30 तारीख, इंतजार तो ये एक हमारा एक अलमिया है पूरी कौम का
हमने बिजली का बिल भी आखिरी दिन में अदा करना है, हमने टैक्स भी अदा करना है। एक तो ये अलमिया है। दूसरी बात जो है कि बिजनेसमैन हमारा जो है उसको कहते हैं ना सियाना है बहुत, वो आखिरी दिन तक चाहता है कि मैं ये जो रकम है मैं इसको यूटिलाइज करूँ अपने बिजनेस में। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो फिर वो आखिरी, तीसरी बात ये है कि हर साल जिस तरह आपने शुरू में कहा कि एक्सटेंशन हो जाती है, हम इस इंतजार में होते हैं कि ये तो एक्सटेंशन हो ही जानी है, तो इसलिए हम इंतजार में बैठे रहते हैं। सही। कोई ऐसा शख्स भी कभी आपने देखा जिसने रिटर्न्स प्रॉपर अच्छे तरीके से फाइल की, उसको कोई नुकसान पहुंचा हो? जी हाँ, ऐसा भी है। वो कैसे? वो ऐसा होता है कि वो आपकी रिटर्न जो है, जो कोई अगर किसी एक्सपर्ट ने नहीं बनाई, कोई रिटर्न आपने गलत जगह पे उसको इंदराज कर दिया, तो उसके लिए आपको नोटिस आ जाएगा। अच्छा। तो वो जो है वो आपकी सिर्फ गलती है, इंटेंशन नहीं थी, कंसीलमेंट की इंटेंशन नहीं थी, लेकिन आपने इसको गलत कॉलम में लिख दिया। मसलन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी आपने सेल किया है, ठीक है, उसको लिखना चाहिए था कि वेल्थ स्टेटमेंट में या उसका कैपिटल गेन था, आपने उसको एग्रीकल्चरल इनकम लिख दिया। ठीक है, सिर्फ एक कॉलम की बात है। अच्छा। और उसके ऊपर आपको नोटिस आएगा, वो कहेंगे जी आप इतने लाख रुपए, इतने करोड़ रुपए इसके ऊपर टैक्स पे कर दें, क्योंकि आपने खुद डिक्लेयर किया होगा। तो इसलिए ये ऐसा होता है कि एक बंदे की इंटेंशन नहीं होती कि वो कंसीडमेंट करे, लेकिन एक सहमन गलती की वजह से उसको नुकसान हो जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन लें, ताकि आपको जो कल को परेशानी होनी है वो ना हो, उससे आप बच सकें। सर, मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं मैसेज ये देखना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसके मुल्क का निज़ाम चलाना है, किसी गवर्नमेंट ने चलाना है, तो इसमें हम जो कोशिश करें, जो हमारा दुरुस्त सही टैक्स है, मैं हमेशा लफ्ज़ इस्तेमाल करते ड्यू टैक्स, ड्यू टैक्स आप पे करें और आपको इंशाल्लाह जो है वो परेशानी नहीं है। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने बर वक्त ही प्रोग्राम इसलिए रखा कि अभी टाइम है तो जल्दी जल्दी अपनी रिटर्न फाइल करें ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम से बच सकें। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। अच्छा जी, एक और अपडेट है जी, वो भी आप तक पहुंचा देते हैं। मस्कने रावी के हवाले से रूडा ने मस्कने रावी के मकीनों को माली तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम कर दिया है। अपडेट है जी, आप तक पहुंचा रहे हैं जी। रूडा ने मस्कने रावी के मकीनों को माली तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम किया है। अहमद अनवर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पर्पस इसका बताइएगा अहमद साहब, क्या है और किस तरह से इस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर को लेकर चला जाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम। मैडम मैं आपको बताता चलूँ कि जी 13 जनवरी 2025 को हमारी सीएम पंजाब मैडम मरीम नवाज साहिबा ने मस्कने रावी का प्रोजेक्ट ऑफिशियल इनॉग्रेट किया था और अपने हाथों से भी 100 खानदानों में ये घर तकसीम किए गए ताकि उन्हें एक महफूज और इज्जतदार जिंदगी दी जा सके। तो हमने बेसिकली इन खानदानों को तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की हैं, जिनमें डिस्पेंसरी, स्कूल, सोलर पावर सिस्टम्स, आरओ प्लांट और प्ले ग्राउंड वगैरह भी शामिल है। इस टाइम जो हमने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया वो पीवीटीसी के साथ कोलैबोरेशन की, जिसमें हमने एक दस्तकारी स्कूल खवातीन के लिए इसको वहाँ बनाया, इनॉग्रेट किया, ताकि इसमें हम जी वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए इनको, ताकि खवातीन सिलाई कढ़ाई के स्किल्स सीखकर खुद मुख्तार बन सकें। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट एम्पावरिंग द वुमेन ऑफ आवर कम्युनिटी। तो ये भी तमाम कोशिशें रूडा की कमिटमेंट को जाहिर करती हैं, जो सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सस्टेनेबल कम्युनिटी बनाकर पूरी पुरजोर कोशिश कर रहा है जी। ठीक हो गया। सो मुझे ये बताइएगा, वो लोग जो कि इस वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या प्लान किया गया है? क्या तमाम लोगों के लिए इसके दरवाजे खुले? मैडम इसके लिए देखें, हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट लोगों को सारी लिमिट किया जाता है। बेसिकली हमने ये एक स्पेसिफिक कम्युनिटी सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए, इस कम्युनिटी के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया, ताकि यहाँ की ही जो खवातीन हैं, क्योंकि यहाँ तकरीबन 16 घर हैं, को 500 मकीन हैं, तो उनके लिए जो वहाँ खवातीन हैं, हम उन्हीं को इसको फैसिलिटीज देना चाह रहे हैं, ताकि इसी तरह आगे हम फिर मर्दों के लिए भी अलग स्किल्स, मैकेनिकल स्किल्स की ट्रेनिंग दे सके। तो हम अपनी स्पेसिफिकली कम्युनिटी को इस टाइम कर रहे हैं। इस तरह के और डिफरेंट गाँव में, डिफरेंट एरियाज में जरूर इनको लेके आ रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम किया गया है मस्कने रावी के मकीनों को माली तौर तैयार बनाने के लिए। ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है। इसलिए हमने जाना है ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। 26 सितंबर है आज, और आज जिनकी बर्थडे है उस लिस्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले जिनकी कल सालगिरह है, यानी
सैटरडे को वो अपनी पिक्चर्स हमें भिजवाएं और कल के प्रोग्राम में वो भी शामिल हो जाएं। हम उनकी सालगिरह को भी ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। करना आपने क्या है, स्क्रीन पर नंबर है जी, इस नंबर पर हमें अपनी पिक्चर अपने नाम के साथ भेजें। अगर फैमिली में किसी की सालगिरह, आपके किसी फ्रेंड की सालगिरह है, टीचर की सालगिरह है, आप उनको बड़ा स्पेशल फील कराना चाह रहे हैं, सो हमारा प्लेटफॉर्म है जी, हम आपके लिए हाजिर हैं और ये सेगमेंट भी आप ही लोगों के लिए रखा गया है। तो हमें अपने पिक्चर्स भिजवा दें, प्रोग्राम में शामिल हो जाएँ। आज की लिस्ट है जी, असद अतीक की सालगिरह है, एमन बिनते ताशफीन और इसके बाद जी हमजा राजपूत और हाजरा अली, हरपाल सिंह की सालगिरह है। एमन अच्छा 2 दफ़ा नाम लिखा हुआ है, एमन बिनते ताशफीन। अली रजा जट की सालगिरह है, फैज़ान की सालगिरह है, मोहम्मद सोबान की सालगिरह है, मतीन की, और इसके बाद जी हामीन की सालगिरह है, मोहम्मद मतीन भट्टी, उबैदुर रहमान, अलीज़े बतूल। आप लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे जी। आप अपनी सालगिरह को ऐसे ही स्पेशल बनाना चाहते हैं, जो लोग देख रहे हैं, अगर आपकी सालगिरह है कल या फिर नेक्स्ट मंथ, जब भी है आप हमें भिजवाएं और आपकी सालगिरह को भी हम ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे जी। आगे बढ़ेंगे, सेगमेंट अगला शामिल करेंगे, आपको बताएंगे मौसम की सूरत हाल कैसी है टुडेज वेदर में। फिलहाल तो शदीद गर्मी है जी शहर में, और आगे वीकेंड, क्योंकि बच्चों को सैटरडे संडे ऑफ होती है, बहुत सारे ऑफिस में ऑफ होती है, तो आपने अपने प्लान्स करने होते हैं। तो मौसम कैसा रहेगा, आउटडोर मौसम कैसा होगा जी, ये भी हम आपको बताएंगे। समरा ने हमें ज्वाइन किया है। समरा, अभी का मौसम बताएं और हफ्ता इतवार कैसा रहने वाला है मौसम, हमें ये भी बता दें। जी है ना, बिल्कुल शहर लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो मानसून के बाद से शहर का मौसम जो है उसमें कोई तब्दीली देखने में नज़र नहीं आ रही। मौसम उसी तरह से गर्म और मरतूब है। सूरज की तपिश के बाद सबसर घुटन का राज भी बरकरार है और मौसम में जो है वो कोई तब्दीली देखने में नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से शहर के बासी भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। गर्मी से निठाल और पसीने से शराबूर हैं। दर्जा हरारत के वाले से बात कर लीजिए तो इससे शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाएगा और कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 47% तक है और इस वक्त 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। हवाओं की रफ्तार बहुत कम है, जिसके बायस जो है दरख्तों के पत्ते भी लहलहा नहीं रहे और इसी के साथ साथ जो है वो ऐसा लग रहा है कि इस वक्त जो है वो हवाएं मुकम्मल तौर पर साकिन हैं, जिसकी वजह से हब्स और घुटन जो है वो और बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि दोपहर के औकात में दर्जा हरारत में जो है वो मज़ीद इजाफा देखा जाएगा, जिसकी वजह से गर्मी जो है वो और ज़्यादा महसूस की जा सकेगी। माहिरीन की जानिब से और महकमे मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि गर्मी का ये जो दुरानिया है वो आइंदा आने वाले हफ्ते तक इसी तरह से बरकरार रहेगा। वीकेंड पर भी मौसम जो है वो इसी तरह से गर्म रहेगा, क्योंकि बारिशों के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। अलबत्ता शाम के औकात में ठंडी हवाएं चलने से मौसम जो है वो कुछ हद तक बेहतर हो सकता है, लेकिन गर्मी, हब्स और घुटन जो है वो आइंदा आने वाले हफ्ते तक इसी तरह से बरकरार रहेगा और बारिशों के भी कोई खातिर ख्वाह इम्कानात मौजूद नहीं है। ऐसे में माहिरीन की जानिब से शहरियों से कहा जा रहा है कि वो अपने आप को गर्मी से बचाएं और इसी के साथ साथ धूप से बचने
बचने के लिए भी एहतियाती तदाबीर लाजमी अपनाएं। पानी और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा यकीनी बनाएं और बाहर निकलते वक्त अपने सरों को ढांप कर निकलें और कोशिश करें कि धूप में जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से भी परहेज़ करें। जी बहुत शुक्रिया, समरा हमारे साथ मौजूद थी और हमें बता रही थी जी मौसम कैसा रहेगा। फिलहाल मौसम जो है वो गर्म है और आगे भी प्रेडिक्शन यही है कि मौसम जो है वो गर्म रहेगा। इसी के साथ ही नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल अब सेम टाइम पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।